बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तीसरा सवाल, आपने किसी प्रोग्राम में ये जिक्र किया कि रियलिस्टिक होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने किया। आगे सवाल चल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव होने का फ़ायदा नहीं होता। ये इनके मैंने ये बात कही कि जी रियलिस्टिक होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होने का फ़ायदा नहीं होता। प्लीज़ थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दें। देखें, मैंने जो जिक्र किया वो बुनियादी तौर पे उसके पीछे एक काफ़ी मॉडल्स हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करना है। मसलन एक 1980s की एक स्टडी आई थी, ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसका एक्सपेरिमेंट का नाम था स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट टाइम ये स्टडी आई थी और इस पर ये बताया गया था कि एक आपके दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। बाद में इसके ऊपर कुछ चेंजेस भी आती रही, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, फिर उसके जवाब भी आते रहे, लेकिन बेसिक स्टडी जौन सी है वो अभी तक वैलिड है। उसमें बताया गया कि एक आपका लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, या ब्रेन के हिस्से हैं। तो जो राइट ब्रेन है वो उसकी जिम्मेदारी है कि जनाब वो बड़ा क्या कहते हैं, क्रिएटिव है, वो विजुअल है, वो जनाब कंसेप्चुअल है, वो होलिस्टिक है, वो इंट्यूटिव है। जबकि जो लेफ्ट ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, एनालिटिकल है, क्वांटिटेटिव है, बहुत रैशनल है और वर्बल है। तो अच्छा, इसके बाद स्टडी के बाद आपने देखा कि फिर ये चीज़ें और जगहों पे आनी शुरू हो गई और हमने इसको समझ लिया कि एक नया मैनेजमेंट साइंस में इसी थ्योरी को हमने, आजकल भी बड़ी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं किस चीज़ पे, और आजकल बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो 2018 में कामयाब होने के लिए बच्चों की लाइफ स्किल्स की लिस्ट जो भेजी, उसके अंदर भी ये दोनों मौजूद हैं। और ये क्या है? नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 क्रिएटिव थिंकिंग। अच्छा, फिर वही बात है, अगर आपको ये बैकग्राउंड पता है तो क्रिटिकल थिंकिंग किसकी जिम्मेदारी है? लेफ्ट ब्रेन की। क्रिएटिव थिंकिंग किसकी जिम्मेदारी है? राइट ब्रेन की। और ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, यही कामयाबी की जमानत है। और जब मैं बात करता हूं रियलिस्टिक होना चाहिए, तो रियलिस्टिक होना ये है कि अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने डोमिनेटेड ब्रेन पे चल रहे हैं, फर्ज करें आप तबीयतन पर्सनैलिटी के हवाले से आप क्रिएटिव हैं, तो फिर क्रिएटिव का बता रहा हूं, उसमें विजन होगी, उसके अंदर जनाब इमेजिनेशन होगा, इंट्यूशन होगी, होलिस्टिक सोचेगा, कंसेप्चुअल होगा, जनाब विजुअल होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप सिर्फ क्रिएटिव हैं और क्रिटिकल नहीं हैं, तो आपको जो करंट इश्यूज हैं वो समझ नहीं आएंगे। मसलन ये तो अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, मैं नया बनाता हूं, तो आप सारी ज़िंदगी चीज़ों को छोड़ते रहेंगे और नई बनाते रहेंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकल हैं तो आप पहले एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग। उनके खाली पॉजिटिविटी अच्छी चीज़ है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी चाहिए, ये जानने के लिए कि वो, जैसे माइकल पोर्टर है, वो ये कहता है कि व्हाट नॉट टू डू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। हम ये पार्ट भूल जाते हैं। मसलन आप सोचे ना, 70-72 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, हम हर 5 साल के बाद उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि कुछ हो जाएगा पाकिस्तान की हालत में। और जो फंडामेंटल गलतियां हैं, हमारा कोई थिंक टैंक्स होने चाहिए ना, अमेरिका यूरोप में थिंक टैंक्स बने हुए हैं, तो पाकिस्तान में भी कुछ थिंक टैंक्स होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के सियासत के निज़ाम की फंडामेंटल गलतियों को समझ सकें, सोशल निज़ाम की फंडामेंटल गलतियों को समझ सकें, इकोनॉमिक सिस्टम की फंडामेंटल गलतियों को समझ सकें, बैठ के अग्री कर पाएं कि इस मुल्क का सत्यानाश इस वजह से हुआ है कि इसके निज़ाम में ये बुनियादी खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, और इससे पहले कि हम नई हुकूमत में बनाएं या आगे चलें, वी विल मेक श्योर कि ये तो नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन हर 5 साल के बाद एक नया नारा आता है,
हम बदल देंगे, हम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे, आई विल मेक श्योर, नहीं होगा। और भाई कैसे नहीं होगा? फंडामेंटल गलतियां तो इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला ने कोई चीज़ मकसद पैदा नहीं की, लेकिन हम लोग एक तरफ चल पड़ते हैं। और वो हमने जब से पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें आनी शुरू हुई, हमने समझा बस पॉजिटिव थिंकिंग। अब तो यानी कि लोग, मैं अक्सर कहा लोगों के रिज्यूमे पढ़ रहा होता हूँ, आई एम अ ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव थिंकर, यानी कि अब हम उसको अपना ट्रेड बना के बता रहे होते हैं। मेरे जैसा बंदा पर उसको पढ़े कि मैं तो ये कहूँगा भाई मुझे पॉजिटिव थिंकर तो ज़रूर चाहिए, मुझे होपफुल बंदा भी चाहिए, ऑप्टिमिस्ट भी चाहिए, लेकिन मुझे रियलिस्टिक भी चाहिए। और रियलिस्टिक वही हो सकता है जो एनालिटिकल भी हो, और फिर उसके बाद क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, लेकिन प्रॉब्लम का डायग्नोस्टिक क्रिटिकल थिंकिंग से होता है। बताइए आपको मेरी बात समझ आ रही? और एक डॉक्टर है, वो बहुत ही क्रिएटिव है, आपके पेट में दर्द है, वो आपको कहे यार मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, अच्छा तुम्हारी इस दवाई ने इलाज नहीं किया, चल तू जाके जनाब आलू छोले खा जाके। अब वो आपको हर दफा नई दवाई पकड़ा दे। तजर्बेकार है, क्रिएटिव है ना, तो क्रिएटिव लोग। लेकिन अगर उसने फंडामेंटल डायग्नोस्टिक नहीं किया आपका, आप मुझे बताएं, अगर डायग्नोस्टिक नहीं हुआ तो क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए मददगार होगा? हमारा मुआशरा, दुनिया के मुआशरे भरे हुए हैं ऐसे लोगों से, या जो एक तरफ डोमिनेटेड होंगे, एक वो लोग होंगे जिनके पास आइडिया की भरमार है और कभी उन्होंने नहीं सोचा कि ये आइडिया अप्लाई हो सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास क्रिटिसिज्म की भरमार है, वो हर चीज पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप उनसे पूछें सोल्यूशन क्या है, उनके पास सोल्यूशन नहीं होगा। तो आइडियली होना क्या चाहिए कि आपके पास पहले स्किल ये होनी चाहिए कि आप किसी चीज को डायग्नोस कर सकें, आप किसी चीज को एनालाइज कर सकें। आप तो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी आपको डायग्नोस्टिक चाहिए। आप तो अपने बारे में भी अगर ये नहीं जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और ये लेफ्ट ब्रेन का काम है, ये क्रिटिकल एनालिसिस करना, ये देखना कि सिस्टम में क्या फ्लॉ है, और फिर ये मेरा आपका काम है, हमें पता होना चाहिए कि किस शख्स को कहाँ पे यूज करना है। मसलन मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, यार अगर गाड़ी खराब हो गई है ना और गाड़ी मरम्मत करानी है इसी चीज को, तो किसी क्रिएटिव वो मैकेनिक के पास मत चले जाना। वो पता चले उसने जनाब कार्बोरेटर किसी और गाड़ी का डाल दिया। और मैं ऐसी बड़ी गाड़ियां देखता हूँ, गाड़ी ऊपर से कुछ है, इंजन किसी और का है, स्टीयरिंग किसी और का रखा हुआ है, डैशबोर्ड चेंज किया हुआ है, गाड़ी चला दी, बड़े क्रिएटिव है जी, दैट इज गुड। लेकिन अगर आप किसी क्रिटिकल बंदे के पास जाएंगे, एनालिटिकल बंदे, वो एग्जैक्टली उस चीज को पिन पॉइंट करके उसी चीज को फिक्स करेगा। तो अगर तो किसी सिस्टम को चलाना है तो फिर तो आपको चाहिए क्रिटिकल थिंकर वाले लोग जो एनालाइज करके उस सिस्टम को ठीक कर सके। लेकिन अगर आपको कोई नई चीज बनानी है टोटली, जिसको आप कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जिसको ये बड़ा बज़वर्ड है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, एक चीज टोटली नए तरीके से आपने डिजाइन करी। तो फिर जैसे आर्किटेक्ट्स हैं, अगर आप एक ऐसे आर्किटेक्ट्स के पास जाएंगे जो कि वो जिसे आप कहते हैं कि यार एक लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट किस्म का है, तो वो नक्शे में थोड़ी बहुत तब्दीली कर देगा आपकी बात सुन के, अच्छा ये हो गया वो हो गया, चलें ये नया ज़माना आ गया, दो आइडियाज़ डाल देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा घर बनाऊं जो कि टोटली आउट ऑफ बॉक्स हो, कि यार वाई घर हैज़ टू बी अ स्क्वायर, वाई इट हैज़ टू बी रेक्टेंगुलर, घर गोल क्यों नहीं हो सकता, मैं घर सेंटर में क्यों नहीं बना सकता, चारों तरफ लॉन क्यों नहीं हो सकता, तो फिर आपको किसी ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो क्रिएटिव होगा, आर्किटेक्ट। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको घर क्रिएटिव बनाना है तो आप क्रिएटिव आर्किटेक्ट के पास जाए, लेकिन जब डिज़ाइन फाइनल हो जाए तो फिर आपको किसी ऐसे इंजीनियर के पास जाना चाहिए जो कि एनालिसिस करने वाला हो, जो एनालिटिकल हो, जो कि मेक श्योर करे कि जो चीज़ लिखी गई है उसके ऊपर अमल कर सके। तो ये दोनों चीज़ों को के मजमूए को जब आप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, अल्लाह की दी दोनों सलाहियतों को इक्वली यूज़ करते हैं और आपको ये पता है कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसको मैं कहता हूँ बीइंग रियलिस्टिक। क्योंकि यह ऐसी ही दुनिया है। अगर मुझे ये नहीं पता मैंने क्या गलती की, आप मुझे नई गाड़ी खरीद के दे दें, मेरा फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आज इस बीमारी से ठीक होऊंगा, अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ,
तो कल को दोबारा मेरी जनाब मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस हमारे मुआशरों में आजकल या एक तरफ के लोग पाए जाते हैं जो हमेशा बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं, बड़े होपफुल हैं, बड़े उनके पास आइडियाज़ की भरमार है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये आइडियाज़ की शायद इन आइडियाज़ के अंदर जो बीमारी का इलाज है, आइडिया अच्छा होगा लेकिन जो बीमारी का इलाज है वो मौजूद नहीं है, या ये श्योरिटी नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करके नए इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन को भी, इस चीज़ को मैं कहता हूँ ना, कुरान कलमा पर देखें, ला इलाहा क्या है, पहले नेगेट करेंगे आप, ये तो नहीं चाहिए। देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है मां सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए कहते हैं कि माइकल पोर्टर ने क्या बड़ी बात कर दी कि जनाब दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी व्हाट नॉट टू डू। आप सोचें ना, आपके मुल्क की नई लीडरशिप आए, वो कहे ये तो हमें पक्का पता है कि ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 70 साल से ये काम फेल हुआ है, ऐसे लोग तो नहीं आएंगे, ऐसा काम तो नहीं होगा, ऐसा सिस्टम तो नहीं चलेगा, एंड वी विल मेक श्योर। भाई ये 10 चीजें तो हमें नहीं चाहिए, अब ये ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें ये 10 तो ना हो। तो अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी भी मसले की रूट कॉज तक आप नहीं पहुंच पाएंगे इस मसले को। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उसको कहते हैं ना, पहले आप रूट कॉज को पहुंचे और फिर उसका सोल्यूशन दें। तो रूट कॉज तक पहुंचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और उसके लिए उसको सुलझाने के लिए आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, जो कि जिसको आप क्रिएटिव या क्रिएटिविटी कहते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आप समझ लें। अगर कोई नई चीज़ आपने नई शुरू करनी है, आउट ऑफ बॉक्स बनानी है, क्लीन स्लेट से बनानी है, तो आपके लिए राइट ब्रेन आपके लिए अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से तोहफा है। लेकिन अगर आप उस करंट चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, गलतियों को जानना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बात यहाँ से शुरू होती है कि आप पहले एनालिसिस करें। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।